नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24। मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। खबर बलिया जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की है, जहां विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए शहर कोतवाल सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहे। वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ अध्यापकों ने अपनी मांगों को पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने के लिए कहा तथा बताया कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आधिकारिक अराजक तत्वों का भरमार हो गया है, जिसे रोकना अत्यंत जरूरी है। अध्यापक गणों ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उनकी जुबानी। पूरे जनपद में समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद है, चाहे प्राथमिक हो, इंटर कॉलेज हो या समस्त महाविद्यालय, एडेड और नॉन एडेड सभी बंद। किसके निर्देश पर सर ये बंद किया? राजनीति और अराजकता की वजह से सब बंद। किसके निर्देश पर ये बंद किया? ये संगठन के सभी प्राथमिक का संगठन है, डिग्री कॉलेजों के संगठन है, जन कुआक्टा है, मुख्य जन कुआक्टा है, जननायक चंद्रशेखर टीचर एसोसिएशन का है, उसी की वजह से सफल। क्या निर्देश मिला है आप लोगों को संगठन द्वारा? ये तब तक शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार किया जाए जब तक कि अराजकता समाप्त हो। तो कोई निश्चित है कब तक स्कूलें बंद रहेंगी? नहीं, कोई निश्चित नहीं है। जब तक अराजकता के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं होगी तब तक बंद रहेगी। क्या जो स्कूल में पढ़ने एक सेकंड जो स्कूल प्रशासन ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया इस संबंध में, इस वजह से अभी तक। क्या सर अभी जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि कब तक स्कूल बंद रहेंगे और कब तक स्कूल नहीं आना है? इस तरह कोई नहीं, हम लोग तो उसकी भरपाई करेंगे ना। अभी जो बच्चे कॉलेज खुलेंगे, अभी जो बच्चे भी नुकसान हुआ है, सारे शिक्षक इसमें एक मत है कि एक्स्ट्रा क्लासेस चला करके उनको ये बताया गया है कि कब तक स्कूलें ये बंद रहेंगी? क्या वो बच्चे रोज आएंगे जाएंगे? तो क्या नहीं, उसकी सूचना बच्चों को दे दी जा रही है नोटिस के माध्यम से, ताकि वो परेशान न हो। क्या नोटिस दिया गया है? इसलिए नोटिस दिया जा रहा है। क्या नोटिस दिया गया? जब तक ये हड़ताल चल रहा है तब तक पठन पाठन का कार्य नहीं होगा। तो कैसे बच्चे सर दूर दराज से बच्चे विद्यालय आते हैं पढ़ने के लिए? नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। तो उनको सूचना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सूचना मिल जा रही है। क्या बच्चे भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं सर आपके विद्यालय के? अरे सबके पास मोबाइल है, घर में 4-4, 6-6 मोबाइल है, प्रत्येक सदस्य के पास मोबाइल है, हर सूचना सबके मिलती जा रही है। ठीक है सर, थैंक यू। आपको बताते चले, विगत 2 महीने से राष्ट्रीय हिंदू सिर सेना सीतापुर शहर के अंदर चिन्हित जहां हिंदू धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर रहे कुछ अराजक तत्व सरकार की मंशा के अनुसार यहां सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, जिसके विषय में राष्ट्रीय हिंदू सिर सेना ने एक मुहिम छेड़ रखी है। हिंदू मंदिरों, शिक्षण संस्थानों व खुले में मांस बिक्री का बैन किया जाए, जिसको लेकर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में 12 नवंबर को कोतवाली प्रशासन को ज्ञापन दिया। कोई कार्रवाई न होने के कारण सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को पुनः पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अनुपस्थिति में एडीएम गौरव रंजन की ज्ञापन दिया गया। उसके बाद आश्वासन मिला। समयबद्ध राष्ट्रीय हिंदू सेना ने हनुमान मंदिर प्रांगण हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कार्यक्रम को समापन किया, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ के समय 1 घंटे पहले इंडियन होटल बंद करना पड़ा। उसके बाद पुनः चालू हो गया, जबकि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का कहना था कि जांच की जाए, अगर सच हो तो उसको बंद किया जाए। होटल बंद नहीं किया गया, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन को अवगत कराया गया कि हम 11 तारीख माननीय मुख्यमंत्री जी से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलने जाएंगे। प्रताड़ित किया जा रहा है सामाजिक कार्य, जिस तरह से हिंदू शेर सेना वहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिसमें कि बहुचर्चित मामला था जगदीश गुप्ता भाऊ, चेयरमैन अतहरा का, और एक मामला था गौरी कला की एक लड़की का। इसी तरह के 1-2 प्रकरण और थे जो जिसको हिंदू शेर सेना और हमने जो है बड़े जोर शोर से उठाया था। और भी तमाम ऐसे प्रकरण थे जिसमें हमने प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की थी, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो अपराधी थे
वो कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव, राजनीतिक उनके ऊपर हाथ रखा हुआ था। और प्रशासन जो है, प्रशासन के सहयोग से आज हमें नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है। भाजपा तो हिंदुओं की पार्टी कही जा रही है, उसके बावजूद भी आपको मतलब देखिए, यहाँ पर भाजपा नहीं, यहाँ पर स्वयंभू वाली व्यवस्था है ना। असल में पूरी भाजपा को हम नहीं कहेंगे, कुछ स्वयंभू लोग ऐसे हैं, स्वयंभू नेता कुछ ऐसे हैं जो अपने आप में एक हिरण्यकश्यप के खानदानी मानते हैं कि वो है तो सब कुछ है, अंतर कुछ भी नहीं है। तो लगातार हमें टार्चर किया जा रहा है, जिसमें 6 से 7 झूठी नोटिसें अभी तक विकास प्राधिकरण की तरफ से हमें दी जा चुकी और लगभग 3 से 4 मुकदमे मेरे नाम दर्ज हो चुके। और इसी तरीके से तमाम जो है अभी भूमाफिया एक्ट और गैंगस्टर पर कार्रवाई करने के लिए उत्सुक है वहाँ के एडीएम। खास तौर पर जो मामला है वो पूर्व विधायक के पुत्र स्वदेश गौरव शिवहरे गोलू और एडीएम साहब, ये 2 मिलकर के काफ़ी हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। खबर आ रही है औरंगाबाद जिला के MIDC एरिया रंजनगांव शेनपुंजी से आज राष्ट्रीय शाहू माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज बालक बालक मेलावा के तहत नेत्र जांच का शिविर संपन्न हुआ। नेत्र जांच शिविर को बहुत अच्छी तरह से लोगों को प्रतिसाद मिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन में शराब के ठेके के पास एक सिपाही, जिसका नाम संदीप कुमार बताया जा रहा है, आज दोपहर में ही दारू पीकर जमीन पर नशे की खुमार में धूल से सने हुए आराम फरमा रहे थे। ये तस्वीर है उस जिम्मेदार की जिनके भरोसे कानून को चुस्त दुरुस्त करने की है, लेकिन वो खुद लड़खड़ा रहे हैं तो कानून को कितना मजबूती से खड़ा करेंगे। इस सिपाही को कुछ लोगों ने किसी तरह उठाकर ऑटो में लादकर उसे पुलिस लाइन में भेजा। इस मामले में SP सिटी ने बताया कि सिपाही संदीप कुमार गौतम को मेडिकल के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निलंबित कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस दौरान 2 अन्य सिपाही भी पहुंचने के सवाल पर कहा कि उनकी भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या संज्ञान में क्या कार्रवाई की जाएगी? एक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है जिसका नाम संदीप कुमार गौतम है। ये सिविल लाइंस सड़क के किनारे ये पड़ा हुआ मिला है, ये नशे की स्थिति में। इसको मेडिकल के लिए भेजा गया है व इसको निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से SP सर के द्वारा, और कठोर दंडात्मक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। सर, 2 सिपाही इसको लेकर सिविल लाइन चौकी गए, वो भी उनका पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? इन लोगों को अर्दली रूम के लिए 2 सिपाही जो गए हैं, इनसे पता किया गया, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पीपरवार कोयलांचल क्षेत्र में 9 दिसंबर को 11वां वेतन समझौता में कोल इंडिया एवं केंद्र सरकार की ओर से मजबूर विरोधी रवैया अपनाने की लेकर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पीपरवार कोयलांचल क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा के द्वारा मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता जनता मजदूर संघ के केंद्रीय सचिव सह CCL सेफ्टी गार्ड सदस्य रविंद्रनाथ सिंह एवं संचालन C2 के क्षेत्रीय सचिव इस्लाम अंसारी ने किया। इस विरोध प्रदर्शन सभा को RKMU के ललन प्रसाद सिंह, भीम प्रसाद मेहता, UCWE के मुद्रिका प्रसाद, कामेश्वर राम, अरविंद शर्मा, जनता मजदूर संघ के रविंद्रनाथ सिंह, श्री प्रसाद आदि ने संबोधित किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान रांची CMPDI के होने वाले सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा कोयला कामगारों को भाग लेने का आह्वान किया गया। साथ ही 11वां वेतन समझौता जल्द लागू किए जाने की मांग को लेकर पीपरवार महाप्रबंधक को संयुक्त मोर्चा यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कोयला कामगार शामिल थे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जनपद मथुरा में नाबालिग की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। जनपद के चर्चित नाबालिग पीड़िता के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी पर दोष सिद्ध कर फांसी व 45,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस केस को सरकार की ओर से पैरवी कर रहे स्पेशल DGC पोक्सो कोच श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना जेट पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अक्टूबर 2022 की शाम को जैत निवासी सतीश पुत्र बुद्धाराम 30 वर्षीय और उनके 10 वर्षीय बेटी को घुमाने के बहाने ले जाया गया था। उसे बेटी को दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को PMB पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जंगल में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद किया था। 14 नवंबर को पुलिस ने युवक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना। दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को अभियुक्त सतीश को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मृत्यु दंड की सजा दी गई है। अभियुक्त के द्वारा अदा किए जाने वाले अर्थदंड में से 80% धनराशि मृतका के माता पिता को दिया होगा। वारी की तरफ से सरकारी अधिवक्ता स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु के अलावा पूर्व एडीजीसी वीरेंद्र लवानिया व अधिवक्ता अनवर हुसैन मौजूद थे। अभियुक्त की तरफ से पैरवी अधिवक्ता योगेश तिवारी ने की। पीड़िता की मां बाप ने कहा कि इतनी जल्दी जो हमें न्याय मिला है उसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं और हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। अभियुक्त के वकील योगेश तिवारी ने कहा कि अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए यह सजा हुई है। आगे हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई हो सकती है, ये आगे के लिए देखने का विषय है। खबर राजस्थान के राजमंडी मोड़क के पास से की आ रही है, जहां मोड़क स्टेशन के अंडरपास का कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों ने किया स्वागत। यात्रियों एवं ग्रामीणों को आए दिन समस्या से जूझना पड़ रहा था। पटरी पार आने जाने के लिए लोगों को 5 किलोमीटर काटना पड़ रहा था। चक्कर 8 साल बाद मोड़क स्टेशन के 20,000 लोगों को राहत की उम्मीद शुरू हुआ। अंडरपास बनाने के काम रेलवे लाइन के कारण 2 हिस्से में बटे मोड़क स्टेशन के 20,000 लोगों को 8 साल बाद राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लंबे इंतजार के बाद यहां पर अंडरपास बनाने का काम शुरू हो गया है। अंतरालिया बनाने से कस्बे के लोगों को पटरी पार आने जाने के लिए लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। दिल्ली मुंबई रेलवे पर स्थित मोड़क स्टेशन को ट्रैक 2 हिस्सों में बांटना है। यहाँ रेलवे लाइन डालने के समय से ही अस्पताल के समीप रेलवे फाटक लगा हुआ था, जिससे लोगों की आवाजाही होती थी। बाद में बाईपास निकालकर रेलवे ओवरब्रिज बना दिया गया और ब्रिज बनने पर नियमानुसार रेलवे ने फाटक स्थायी तौर पर बंद कर दिया। कस्बे वासियों की समस्या बढ़ गई और अब तक पटरी पार आने जाने के लिए कस्बे वासियों को ओवरब्रिज होकर करीब 5 किलोमीटर लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है या फिर नाले से पानी के बीच होकर निकलना पड़ रहा है। ऐसे में पुरानी रेलवे फाटक के समीप ही अंडरपास बनाने के लिए कस्बे वासी लंबे समय से मांग कर रहे थे। अंडरपास के लिए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का ज्ञापन देने के साथ कस्बे वासियों ने धरना प्रदर्शन कर दिया था। बीते विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी कस्बे वासियों ने इसे मुद्दा बनाया। भास्कर ने भी कई बार लोगों की समस्या प्रमुखता से उठाते हुए इस मुद्दा बनाया था। प्रदेश में बीती भाजपा सरकार के समय यहाँ पर अंडरपास की स्वीकृति तो मिली, लेकिन सरकार बदलने के बाद मामला अधर में अटक गया था। बाद में लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने करीब 2 साल पहले अंडरपास को हरी झंडी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ चिरमिरी क्षेत्र के कोयला खदान के एनसीपीएच की महेश इंक लाइन सीम 5 में भी उसी तरह का प्रदर्शन देखा जा रहा है, जो कि कोल इंडिया के 11वां वेतन समझौता को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कोयला खान श्रमिक संगठन एकट स्वीटू एनएमएस वीकेएमएस इंटक सभी संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए 11वां वेतन को जल्द से जल्द लागू करने के लिए एक दिवसीय संगठन सरकार को और सरकार की ओर से प्रबंधक को सचेत करने के लिए या एक छोटा सा आंदोलन कर सचेत करने की कोशिश की है। अगर समय रहते जल्द से जल्द कोयला मजदूरों के हक के लिए सम्मानजनक वेतन समझौता नहीं किया जाता है तो व्यापक तौर पर आंदोलन करने के लिए सभी संगठन तैयार है। इस संबंध में सभी संगठन ने मीडिया को जानकारी देते हुए अपनी अपनी बात रखी। सर्वप्रथम मनोज राय, समीर देवनाथ आदि ने समझौता के बारे में अपनी अपनी बात मीडिया के माध्यम से सरकार को और प्रबंधक को बताने की कोशिश की। अगर समय रहते केंद्र सरकार और प्रबंधक कोयला खान मजदूरों के हक के लिए जो निर्णय श्रमिक संगठनों द्वारा लिया जा रहा है उस पर पहल नहीं करती है तो व्यापक तौर पर आंदोलन किया जाएगा। उत्पादनकार जो देश के ऊर्जा है कोयला, उसे प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा। संगठन का रवैया देखते हुए यह निर्णय अन्य संगठनों ने भी मजदूर हित के लिए अपनी अपनी बात रखी है। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वेतन समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो।
लागू करो, लागू करो, लागू करो। ये प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पार्टी ने दिया टिकट तो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी नगर पालिका अध्यक्ष की पद। समाजवादी पार्टी नेता अधिवक्ता दिव्यांश त्रिपाठी की पत्नी गरिमा त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से दावेदारी करते हुए नजर आ रही हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नगर का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को नगर पालिका परिषद देवरिया में लाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करूंगी। आइए सुनते हैं आगे उनका क्या कहना है। समाजवादी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है तो मैं जीत के और पूरे देवरिया का सर्वांगीण विकास करूंगी और जो भी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, नाली, जो भी समस्याएं हैं, जनता की जो भी समस्याएं हैं, मैं उन सबको दूर करने का प्रयास करूंगी। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य किया जा रहा है। आप भी एक महिला हैं। जी जी। अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो महिलाओं के हित में क्या करेंगे आप? महिलाओं के हित में जो उनके लिए उचित रहेगा वो मैं करूंगी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा त्रिपाठी है। समाजवादी पार्टी से मैं बहुत लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ और समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर सांगठनिक रूप से काम करने का हमको अवसर मिला है और जन मुद्दों को लेकर मैं हमेशा सड़कों पर उतरता रहा हूँ। इस बार नगर पालिका परिषद का सीट सामान्य हुआ है तो मैंने भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने का काम कर रहा हूँ और अगर समाजवादी पार्टी हमको टिकट देती है तो मैं पेशे से अधिवक्ता हैं। अपने अधिवक्ता बंधुओं के ताकत पर और देवरिया जनता की महान भगवान रूपी तुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी को ये सीट जिताकर समाजवादी पार्टी के खाते में डालूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश त्रिपाठी एडवोकेट है। आपको बताते चले नवागत पुलिस अधीक्षक पीलीभीत श्री अतुल शर्मा महोदय द्वारा जनपद पीलीभीत के पत्रकार बंधुओं के साथ पुलिस लाइन पीलीभीत में प्रेस वार्ता की गई। महोदय द्वारा क्राइम कंट्रोल कोर पुलिसिंग को अपनी प्राथमिकता बताया गया। महिलाओं एवं बाल संबंधी अपराधों में गहनतापूर्वक राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जांच कराकर अधिकारियों को सजा दिलाना, महिला बीट पुलिसियों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा शासन द्वारा माफियाओं एवं गैंगस्टरों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्कू करने के अभियान में तेजी लाने, पुलिस एवं उनके परिवारों के समस्याओं का जल्द निस्तारण करना एवं साइबर क्राइम को कंट्रोल करना पहली प्राथमिकता रहेगी एवं शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर पुलिस कार्य करेगी। महोदय द्वारा बताया गया कि पुलिस पब्लिक के साथ मधुर व्यवहार एवं अपराधियों के साथ सख्त व्यवहार अपनाएगी। देखिए, ये मेरी जो प्राथमिकता रहती है पुलिसिंग में वो हमेशा कोर पुलिसिंग पर फोकस बना रहे, उसी पर यहाँ भी रहेंगी। कोर पुलिसिंग जिसमें कि थाना और बीट लेवल पे जो सिपाही हैं वो अपना कार्य पूरी तरह से करें, बीट पुलिसिंग अच्छे से करें। यहाँ पर जनता के साथ अच्छे से संवाद बनाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए और हमारे एजेंडा में पब्लिक से संवाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कुछ चौपाल लगाई जाएंगी और पीपल सेंट्रिक जो है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जिसमें कि बीट पुलिसिंग और महिला बीट का जो आजकल महिला सशक्तिकरण वाला जो चला है तो उसमें महिला बीट कांस्टेबल्स इन सबको भेजा जाएगा और जनता के गांव में जाकर जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर वहीं पर निस्तारण किया जाएगा अगर हो सकता है। और इसके बाद हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो यहाँ पर जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा गया है उसमें और तेज़ी से कार्रवाई करने का और उनकी जो संपत्तियाँ अवैध संपत्ति जो कमाई गई हैं उनको और सरकारी उसमें कुर्क करने का प्रयास रहेगा और इसी के साथ साथ जो भी अपराध हो रहे हैं छोटे या बड़े उन सब पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके साथ। आप बने रहें हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।